शहर के अंदर में अलहाज अब्दुल राज़िक साहब जो अभी तारों की बात कर रहे थे, इनके मामले इमरान सर, रिजवान सर, इन्होंने यकीनन कौम की तरक्की के लिए, कौम की खिदमत का बेड़ा उठाया है। मैं उसको जो है तो शाहिद हूँ। मैं एक बच्चा लेकर 5 साल पहले आया था कि ये बच्चे का बाप बहुत मुफलिस है और राज़िक सर आप इसको ट्यूशन पढ़ा सकते फ्री में। तो राज़िक सर ने कहा कि बिल्कुल और लाइए, मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों ये एक शुरुआत है। आज का ये कॉन्फ्रेंस इस बात की दलील है कि इन लोगों ने एक शुरुआत की है। जनाब राज़िक साहब, मुजफ्फर सर, अजहर भाई और उनके तमाम मावेली जिन्होंने आज का ये इनेकाद किया। दोस्तों ये खूबसूरत मजलिस सजाई है, ये कोशिश है आइंदा दिनों के लिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए बहुत बातें हो गई, बहुत कमाई हो गई, बहुत सब कुछ हो गया, लेकिन बातों से काम नहीं चलता, बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं होता। छोटी छोटी कोशिशें करना जरूरी है, क्योंकि ठोकर पहाड़ों से नहीं लगती, ठोकर छोटे छोटे पत्थरों से लगती है। तो मैं ये शुरुआत मानता हूँ आज के इस कॉन्फ्रेंस को, और ये 4-5 मिसरे जो है तो मेरे जहन में आते हैं कि हो रही है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। हजरत गिरामी, आजादी के दौरान जब मुसलमानों के अंदर में तालीमी कमजोरी पाई गई, तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की दुखती नफ्स पर हाथ रखा, तो उसका इलाज तजवीज पाया जामा मिल्लिया इस्लामिया। और उसी जामा मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से हमारे बीच जो मेहमान तशरीफ लाते हैं, अली जनाब प्रोफेसर अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ वो आए, कौम को जो है तो अपने ज़रीन ख्याल से नवाजे। जोरदार अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम अली जनाब मुफ्ती साहब, हमारे दिल्ली से आए हुए साथी और यहाँ के मुअज़्ज़िन मेहमानान, हमारे शहर और कस्बे के बुजुर्ग, दोनों तरफ बैठे हुए बहुत ही चमकते हुए चेहरे, और हमारे नौजवान बच्चे और ख़वातीन और बच्चियाँ जो ऊपर बैठी हुई हैं, इंतहाई खुशी का मुकाम है हमारे लिए और हमारे तमाम साथियों के लिए। हमको कतई तौर पे ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि हम इन इलाक़ों में आकर इतनी खुशनुमा मजालिस का दीदार कर पाएंगे। और इस रात के वक्त में आप हज़रात इतनी बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ये इस बात की दलील है कि आपके अंदर चाहत है और आप कुछ आगे करना चाहते हैं। हमारे दोस्तों ने बहुत बड़े खुलासे के साथ इस बात को बता दिया कि हमारा मकसद क्या है और हम लोग किस लिए इस कारवां को निकाले हैं। ज़ाहिर है कि कारवां हमारे बड़ों ने निकाला था। जनाब सैयद हामिद साहब मरहूम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उस वक्त में वहाँ शागिर्द हुआ करता था, तालिब इल्म हुआ करता था, और उन जैसी शख्सियात ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है। और अब हम लोग टूटे फूटे अंदाज में इसको लेकर के चल रहे हैं, और कुछ न कुछ बात आप तक पहुँच जाती है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम सब का हो रहा है, ख़ास तौर पर मेरा ज़ाती तौर पर। ऐसे खूबसूरत लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, दिल खुश हो जाता है ऐसे लोगों को देखकर, और बड़ी हिम्मत अफजाई होती है। हमें ये मालूम हुआ कि इस इलाके में और ख़ास तौर पे इस खत्ते में अली पब्लिक स्कूल हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कायम हुए हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि तकरीबन 8-10 पब्लिक स्कूल इस इलाके में खूब कायम हो चुके हैं। मैं खुद हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत बड़ा शहदाई था और हूँ, और उनकी तसानीफ में पढ़ता रहता हूँ। एक मौके पे उन्होंने एक मजमून में लिखा, हमारे सामने वो अशार आते रहते हैं जिसमें इस बात का तज़किरा है, मोहब्बत फातिह आलम। मुझे बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आती थी कि इसका मतलब क्या होता है। हज़रत अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस मजमून की शुरुआत इस जुमले से की कि मोहब्बत को अल्लामा इक़बाल ने फातिह आलम कहा है।
یعنی محبت کے حوالے سے، محبت کے ذریعے سے پورے عالم کو فتح کیا جا سکتا ہے، اور اسی اس محبت سے قومیں بڑھتی ہیں، ملک بڑھتا ہے، اور پوری دنیا میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے محبت کا سب سے پہلا تقاضا اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے کہ اس سے زیادہ محبت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے والدین ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے بچے ہیں، پھر ہمارا سماج ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری قوم ہے۔ ان سب سے محبت، جب محبت ہوگی تو ہی ہمارے اندر تعلیم کی بھی بدائی آئے گی۔ میں گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں، بچے اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اگر اپنے گھروں کے اندر محبت بھری زندگی کو نہ گزارا جائے۔ ایک موقع پہ میں اپنی بچی کے اسکول میں گیا، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں۔ بچوں دھیان سے میری بات سنو۔ جب ہماری بچی تم لوگوں کے برابر تھی تو اس کے اسکول میں پیرنٹ ٹیچنگ میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ۔ تو پرنسپل جو ایک نن ہے، بہت قابل شخصیت، اس نے اس میٹنگ میں بچے نہیں ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں صرف۔ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ یو کی ناٹ گیو اینی بیٹر گفٹ ٹو یور چائلڈ دین لونگ ہر مدر۔ ہماری بچی کا اسکول تھا، نیچرلی یو کی ناٹ گیو اے بیٹر گفٹ ٹو یور چائلڈ دین لونگ ہر مدر۔ ہم اپنے بچوں کو اس سے زیادہ بڑا گفٹ نہیں دے سکتے کہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کے ساتھ برتاؤ کریں۔ بچے اس بات کو خوب اچھے سے محسوس کرتے ہیں کہ گھر میں کیا حالات چلتے ہیں۔ ہم اگر یہ امید کریں کہ بچہ ہمارا بہت اچھا پڑھنے میں آگے نکل جائے اور گھر میں وہ ماحول نہ ہو، اس کی زندگی پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ ہم لوگ بچے بڑے ہونے کے بعد بھی یونیورسٹیز کے اندر جب بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بچے اس درد کو لیے ہوئے یونیورسٹیز میں آ جاتے ہیں، اور ان کے اوپر اس بات کا اثر ہوتا ہے، اور وہ اپنی تعلیم میں جب اچھا نہیں کر پاتے، ان کی جب کاؤنسلنگ ہوتی ہے تب وہ بتاتے ہیں کہ سر میں کیا پڑھوں، ہمارے تو گھر میں جنگ چھڑی رہتی ہے۔ یہ میں نے اس حوالے سے بات کہی کہ یہ شعر بہت معروف ہے، لیکن اس کا مطلب ہم لوگوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس موقع پہ خاص طور پہ یہ محبت کے ذریعے سے پوری کائنات کو جیتا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کی تربیت میں اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ اور آج کی ڈیٹ میں جو دنیا ماڈرنائزیشن کی بات کر رہی ہے، اور ہم لوگوں نے ماشاءاللہ خاص طور پہ اس مدرسے کو دیکھ کر کہ اتنی طبیعت خوشی، اتنا صاف ستھرا اور اس قدر منظم، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں محتمم صاحب کو کہ آپ نے اس مدرسے میں اس مجلس کو قائم کیا۔ بہت پہلے اس بات کو بتایا گیا تھا کہ مدرسوں کے اندر کمپیوٹرز کی تعلیم، جدید علم کی تعلیم، وہ سب آ چکا۔ اب زمانہ کمپیوٹر سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ اب آج کل بات ہو رہی ہے، خود ہمارے وزیر اعظم نے اپنی تقریروں میں، جو کبھی سائنس کے طالب علم نہیں رہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، مشین لرننگ کا زمانہ ہے، ڈیٹا سائنس کا زمانہ ہے، اور یہ بات بالکل برحق ہے۔ ڈیٹا سائنس میں جو سافٹ ویئر کا استعمال ہوتا ہے ڈیٹا بیس سسٹم کے لیے، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں اس کو، DBMS، اوریکل، ہمارے نوجوان بچے جانتے ہوں گے، وہ اوریکل کا جو ایجاد کرتا ہے وہ خود اپنے اس تمہید میں لکھتا ہے کہ he never considers himself less than the God of this world۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارا یہ DBMS نہ ہو تو یہ دنیا چلنا بند ہو جائے، اور بہت حد تک زمانے جدید کے لحاظ سے اس کی بات میں سچائی بھی ہے کہ اگر آج ہمارے کمپیوٹرز رک جاتے ہیں، سارے کام بند ہو جاتے ہیں، ہینگ ہو گیا سسٹم، ہینگ ہو گیا، سارا آفس بند، ریزرویشن آفس۔ جب ہمارے زمانے میں ریزرویشن کمپیوٹرائزڈ ہوا تھا تو اس وقت اوریکل نہیں تھا، سمپلی پاسکل کے اوپر سافٹ ویئر بنا کرتا تھا، اور ہم لوگ اس سے کوبال کے اوپر سافٹ ویئر بناتا تھا، ریزرویشن سسٹم کوبال سے بنا۔ میری یہ گزارش ہے، اور دیکھیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، جب ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ آسان ہو جاتی ہے۔
स्कूल की जिंदगी से ही मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? कितनी हो गया? अच्छा, अगर आप कुछ कर सकते हैं। स्कूल के ज़माने से ही और हम अब लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने अपने ज़माने में नहीं पढ़ा, हमने भी जब 1984 में इंजीनियरिंग की थी उस वक्त भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया गया था और बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उस वक्त वो उतनी कामयाब टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसकी वजह है कि उसमें मेमोरी की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। कम जगह में बहुत बड़े बड़े डेटा को स्टोर करना, आज पूरी दुनिया में मेमोरी बे इंतहा अवेलेबल है, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग शामिल है, ग्रिड कंप्यूटिंग शामिल है। तो मेमोरी इतनी ज़्यादा है कि अब चाहे कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लीजिए, जगह की कोई कमी नहीं है। इससे अंदाज़ा लगता है कि अल्लाह पाक ने कितनी वसाअत दुनिया में रखी है। आप कितना भी डेटा, अब उस डेटा को मैनिपुलेट करके उसके अंदर से अच्छी बातें निकाल करके काम में ले आना, यही तमाम इंडस्ट्रीज़ का एंडेवर है, यही तमाम इंडस्ट्रीज़ की कोशिश है। सबसे ज़्यादा कामयाब वही शख्स है जो उस जंक में से, उस स्टोर में से अपने काम की चीज़ निकाल ले। आपने नाम सुना होगा प्रशांत किशोर का, पीके, बहुत मशहूर। उसने इलेक्शन लड़ाया बड़े बड़े लोगों को, हिंदुस्तान का नक्शा चेंज हो गया उसके स्ट्रेटजी से। उसका कोई और काम नहीं है, सिर्फ डेटा को मैनिपुलेशन करना, डेटा माइनिंग, हर इलाके से इकट्ठा इंफॉर्मेशन को डेटा माइन करके डेटा वेयर हाउस से निकालना। अब ये सारे सब्जेक्ट हैं, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। ये मैं आपको यकीन दिला दूं कि चाहे ये नाम हम लोगों को नया लग रहा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी नई नहीं है और कोई मुश्किल चीज़ नहीं। जब हम इसको सीखना शुरू कर देंगे, हाई स्कूल पास करते करते हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मास्टर बन जाएंगे। और मार्केट में डिमांड कितनी है। आईआईटी खड़गपुर से एक बच्चा केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया, सिर्फ 3 महीने का उसने एक डिप्लोमा कोर्स मशीन लर्निंग का कर लिया था। वो कंपनी में अपने उस मशीन लर्निंग की बुनियाद पर उसको नौकरी मिली, केमिकल इंजीनियरिंग की बुनियाद पर नौकरी नहीं मिली। इससे अंदाज़ा लगता है कि कितना स्कोप है आज के ज़माने में। आने वाले 10 साल मेरे दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी के हैं। हमें स्कूल की लाइफ से ही कंप्यूटर साइंस के टीचर्स को ले आना है, अगर वो खुद नहीं जानते उनकी ट्रेनिंग करानी है और अपने बच्चों को इसकी तालीम देनी है। मदरसे में भी, स्कूलों में भी। जो हमारे उर्दू मीडियम स्कूल है मेरे दोस्तों, मुझे इंतहाई खुशी हुई और हमें देखने को मिला कि यहाँ पर उर्दू की इतनी इज्जत है। और उर्दू सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, एक तहजीब है, और वो तहजीब भी देखने को अल्हम्दुलिल्लाह मिली। लेकिन हम सिर्फ उर्दू तक ही अपने आप को महदूद न रखें। जितने उर्दू स्कूल हैं उनमें सबसे अच्छा अंग्रेजी का टीचर भी अपॉइंट करें, और वो इतना ज़्यादा मशक कराए अंग्रेजी की भी कि तमाम मज़ामीन तो बच्चे उर्दू में पढ़ें, लेकिन वो अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएं। जब वो स्कूल से निकले तो किसी भी अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे से कमतर ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि हिंदुस्तान में मकबूलियत अंग्रेजी की ही होगी। आप उर्दू चाहे कितनी अच्छी जान जाएं, लेकिन जब नौकरी का मामला आएगा, दूसरे स्टेट्स के साथ आपको इख्तिलात का मामला आएगा। हिंदुस्तान में इतनी सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक कॉमन ज़ुबान है, वो अंग्रेज़ी है। ये हमारे लिए बड़ी सहूलत की बात है। अगर ये ज़ुबान ना होती तो हम दूसरे स्टेट्स के लोगों के साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते थे। तो ये चंद बातें थी जो हमारे जहन में थी, और मैं इन बच्चों को देख कर इतना खुश हो रहा हूँ। और हमारी बहनें और हमारी बेटियाँ ऊपर बैठी हुई हैं, मैं इन सबको यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो मौका आता है नया, उसको ग्रैब किया जाए, उसको रिजेक्ट ना कर दिया जाए। अगर कोई बात सामने आई है, हुकूमत हिंद के वजीर आज़म ने अगर कोई बात कही है तो यकीनन वो बात अहम है, और हमें अच्छी चीज़ों को अपना लेने में क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती हैं, या जिनके ऊपर आपको एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन उसके से अच्छाई चुन लेना हमारी खूबी, उसको हम पिकअप करें और उसमें अपने बच्चों को ट्रेन करें। स्कूल के लेवल से ही अब 8वीं क्लास से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग शुरू हो जा रही है, वहीं से हम उसकी शुरुआत करें और बच्चों को ले। देखिए हैदराबाद में एक ज़माने में
جب کمپیوٹرائزیشن شروع ہوا تھا اور ہندوستان میں صرف ایک کمپنی تھی NIIT جو کمپیوٹر کی ٹریننگ دیا کرتی تھی. اس کے بعد پھر جیٹ کنگ کھولا جو ہارڈ ویئر سکھانا شروع کیا, اور سب سے پہلا کمپیوٹر جامعہ ملیہ میں 1984 میں آیا تھا جو ہم نے پہلے خریدا تھا. تو وہ کوئی بہت پرانا دور نہیں ہے, لیکن حیدرآباد کے لوگوں نے یہ کیا, چونکہ وہاں کے لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, وہ یہ بتاتے تھے اپنے مقامی لوگوں کو کہ دیکھو اس ملک میں اب اس سافٹ ویئر کو جاننے والے چاہیے. امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں اور گلف میں, کہ اب یہ سافٹ ویئر نیا آیا ہے, جو اس سافٹ ویئر کو سیکھ لے گا اس کا امپلائمنٹ ہوگا. چنانچہ وہاں کے جتنے چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر کی دکانیں تھیں, انہوں نے 6 مہینے کے سرٹیفکیٹ کورسز ان خاص مضامین کے اوپر, اس زمانے میں سی لینگویج آیا, C++ آیا, پھر جاوا آیا, اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ٹریننگ کرا کر کے اور بچوں کو تمام کو نوکریوں میں انہوں نے بھیجنے کا کام کیا. بڑی کامیابی اس میں ملی. تو ہم اس میں پیچھے نہ رہیں. انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے, اس میں ہمیں بہت کامیابی ملے گی اور ہم اس میں آگے بڑھنے کی بہت گنجائش بھی رہے گی انشاءاللہ. ہائر ایجوکیشن بھی ہم لیں گے اور اس میں آگے بھی بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بہت زیادہ جزائے خیر دے کے, آپ لوگوں نے اتنا اہتمام سے اس مجلس کو سجایا اور اس میں شرکت فرمائی. ہم سب لوگ آپ کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. جزاکم اللہ خیرا و خیر الجزا.